हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के घन और घनमूल चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घन किसे कहते हैं? घन जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो जब तीन समान संख्या को परस्पर गुना किया जाता है तो जो गुणनफल मिलता है वही कहलाता है घन। जैसे हम अगर संख्या 2 लें और 2 को 3 बार गुना कर दें तो क्या मिल गया? 8। तो 2 को जब 3 बार गुना किए हैं तो इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब 8 है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ 8 क्या है? 2 का घन है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको पढ़ते हैं 2 के क्यूब बराबर 8 या 2 का घन बराबर 8। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब लिख दिए हैं हम 1 से 20 तक। इसको आपको याद कर लेना है। इसमें कम से कम 10 तक तो याद कर ही लेना है कंठस्थ, ठीक है। अब देखिए, जब 1 का क्यूब किए 1 आ गया, 2 का क्यूब किए 8 आ गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब यहाँ पे ये जो संख्या आया 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, ये सब संख्या क्या है? इसको हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो किसी संख्या का क्यूब हो। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि कोई प्राकृत संख्या m, कोई प्राकृत संख्या है m, वो परिपूर्ण या पूर्ण घन कहलाती है। कब? यदि वह किसी संख्या n का घन हो। तो n का घन किए कुछ संख्या आ गया तो m क्या हो गया? परिपूर्ण घन कहेंगे या फिर इसको पूर्ण घन कहेंगे। क्लियर है? अब यदि किसी प्राकृत संख्या के अंत में 0 हो तो उसका घन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 0 को छोड़कर जो संख्या है उसका घन लिख लेंगे, फिर उस संख्या के अंत में जितना 0 है उसका तिगुना 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 10 का क्यूब निकालना है, 10 का घन निकालना है, ठीक। तो यहाँ 0 छोड़ के कौन सी संख्या है? 1। तो 1 का घन लिख लें तो 1 का क्यूब करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे कितना 0 लिख देंगे? 3 0। इसी प्रकार 20 का क्यूब निकालना है तो 0 छोड़ के कौन सा संख्या है? 2। तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। फिर 1 0 है तो यहाँ पर लिख दिए 3 0। इसी तरह 100 का क्यूब निकालना है तो 0 छोड़ के कितना है संख्या? 1। तो 1 का क्यूब 1 और 2 0 है तो इसके बदले हम 6 0 तिगुना 0 लिख दिए। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 9000 का क्यूब क्या होगा, तो 0 छोड़ के कौन सी संख्या है यहाँ? 9। तो 9 का क्यूब कितना? 729 और 3 0 है तो 3 का तिगुना कितना? 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ घन पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्या है कि 6750 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घन है। तब गुणज क्या होता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो गुणज होता है कि जब हम किसी संख्या को किसी भी पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 इत्यादि से गुना करते हैं तो जो परिणाम या उत्तर मिलता है उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से अगर समझें हम कि 3 का गुणज क्या होगा, 3 का अगर गुणज निकालना है तो हमको कितना से गुना करना होगा? 3 को 1 से 2 से 3 से ऐसे गुना करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 का पहाड़ा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 18, 3 का पहाड़ा में सब संख्या आता है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 को हम 1 से गुना किए तो 3 आया तो 3 हो गया गुणज, 3 को 2 से गुना किए तो 6 आया, 6 हो गया गुणज। तो गुना करने के बाद जो परिणाम या उत्तर मिल रहा है वो क्या होता है? गुणज होता है। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 6750 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घन है। मतलब इस 6750 के पहाड़ा में आने वाला सबसे छोटा संख्या बताना है जो पूर्ण घन है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इस 6750 का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल गया? 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2। अब देखिए तो ये पूर्ण घन है कि नहीं है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए यहाँ पावर 3 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो अगर हम इसको पूर्ण घन बनाना चाहें तो क्या करना होगा? हमको इसमें 2 गुने 2 मतलब 2 को 2 बार और गुना करना होगा, तब ना ये जाके यहाँ पे पावर 3 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 गुने 2 से किस में गुना कर रहे हैं? तो इतना वैल्यू है 6750 का। तो हम 6750 में 2 गुने 2 यानी 4 से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम 6750 का सबसे छोटा गुना जो पूर्ण घन है 6750 में 4 से गुना करके निकाल लिए। तो क्या आ गया आंसर? 27000। यानी कि 6750 के पहाड़ा में आने वाली सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण घन है वो क्या हो गया? 27000। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है, क्या है
यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं तो a गुने b का क्यूब बराबर a क्यूब गुने b क्यूब। कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि दो संख्याएं एक साथ गुना में है और उसका क्यूब है तो उसको हम अलग अलग संख्या का क्यूब करके गुना कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 संख्या है, 4 संख्या है, कितना भी संख्या है, वो अगर एक साथ गुना में करके क्यूब है तो उसको हम अलग अलग क्यूब करके गुना कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि यदि दे दिया है कि 2 गुने 3 का पावर क्यूब, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। LHS में कितना है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 2 गुने 3 के पावर क्यूब, ठीक है। और 2 तिया कितना होता है 6, 6 के पावर 3 कितना 216। RHS में कितना है, इक्वल टू के राइट साइड में 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, कितना आ गया 216। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों तरीका से 216 आ रहा है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पूर्ण घन संख्या को क्रमागत विषम संख्या के जोड़ के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे हम लोग। तो पूर्ण घन संख्या क्या है, देखिए 1, 8, 27, 64, 125 ये सब पूर्ण घन संख्या है। अभी आपको बताएं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का क्यूब है तो वो पूर्ण घन संख्या है। तो 1 क्या है, 1 का क्यूब है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि 1 का क्यूब को हम 1 लिख सकते हैं, वो तो 1 ही आएगा अगर हम विषम संख्या के जोड़ में लिखना चाहें तो। 2 का क्यूब क्या होता है, 3 + 5 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 7 + 9 + 11। 4 का क्यूब क्या होता है, 13 + 15 + 17 + 19। 5 का क्यूब क्या होता है, 21 + 23 + 25 + 27 + 29। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि यदि पहली विषम संख्या हमको प्राप्त हो जाए तो अगली विषम संख्या मिल जा रहा है। हम जान रहे हैं क्या होगा, 3 है तो 5 होगा। इसमें भी अगर पहली विषम संख्या हमको प्राप्त हो जाए कि 7 होगा तो अगली विषम संख्या हम जानते हैं 9 होगा, 11 होगा। इसी प्रकार सब में अगर हम पहली विषम संख्या हमको मिल जाए तो हम आगे की विषम संख्याओं को लिख सकते हैं। और एक चीज़ और गौर करिएगा कि यहाँ 2 का क्यूब है तो 2 विषम संख्याओं का जोड़ है, 3 का क्यूब है तो 3 विषम संख्याओं का जोड़ है, 4 का क्यूब है तो 4 विषम संख्याओं का जोड़ है, और 5 का क्यूब है तो 5 विषम संख्याओं का जोड़ है। तो इसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि 11 का क्यूब होगा तो कितना विषम संख्याओं के जोड़ में लिख सकते हैं, 11 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। तब यहाँ पे हम लोग को दिक्कत क्या हो रहा है, पहली विषम संख्या ज्ञात करना। तो अगर ये मिल जाए तो बाकी तो हम लोग इसको क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख ही सकते हैं। तो चलिए अब पहली विषम संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहली विषम संख्या ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ 2 का क्यूब बराबर 3 + 5 है, तो हम कैसे पता करेंगे कि पहली विषम संख्या 3 होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि चूँकि 2 का क्यूब है तो 3 को हम 2 के टर्म में लिखेंगे, मतलब 3 बराबर 2 का टर्म में कुछ ऐसा लिखें कि 3 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि ये जो हम तरीका लिख रहे हैं ये सब पर लागू होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो 3 को हम 2 के पावर 2 - 1 लिख दिए। अब चूँकि 3 के क्यूब में 7 पहली विषम संख्या है तो क्या हम 7 को 3 के पावर 2 - 1 लिख सकते हैं, नहीं, ये तो 8 आ जा रहा है 3 के पावर 2 - 1। तो मतलब इस फॉर्मेट में तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई और तरीका ट्राई करेंगे कि किसी और फॉर्मेट में लिख पाएँ जो कि इन सभी को सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए कि अगर हम 3 को 2 के पावर 2 - 2 + 1 कर दे तब भी 3 आ जा रहा है। 2 दूनी 4 + 1 5 - 2 3। अब देखते हैं क्या ये 7 पर लागू होता है। तो 7 है जो कि 3 का क्यूब, तो हम इसको 3 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो 3 का पावर 2 - 3 + 1 कर रहे हैं तो 3 3 9 1 10 - 3 7 आ गया। 4 के क्यूब में पहली विषम संख्या निकालना हो तो 4 का स्क्वायर - 4 + 1 कर रहे हैं तो 13 आ जा रहा है। 5 के क्यूब में पहली विषम संख्या निकालना हो तो 5 का स्क्वायर - 5 + 1 कर रहे हैं तो 21 आ जा रहा है। मतलब ये फॉर्मेट सही है, सब पर लागू हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 है क्या, 2 का क्यूब है, तो इसको हम 2 के फॉर्मेट में लिख दिए हैं, 2 का स्क्वायर - 2 + 1। तो यही अगर कोई संख्या n के क्यूब में हो, 2 की जगह n हो, तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ n रख देंगे तो n² - n + 1। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि n के क्यूब में पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा, n² - n + 1। जैसे 2 के क्यूब में पहली विषम संख्या 3 था तो इसको हम 2 के स्क्वायर - 2 + 1 लिख सकते हैं।
ठीक है। 3 का क्यूब है तो पहली विषम संख्या के लिए 3 के स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 का क्यूब है तो पहली विषम संख्या के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 का क्यूब है तो इसको 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह किसी संख्या का अगर क्यूब रहेगा तो इसको हम उस संख्या का स्क्वायर माइनस वो संख्या प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मेट मिल गया कि पहली विषम संख्या कैसे निकालना है अगर किसी संख्या का क्यूब हो तो। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब को n क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहली विषम संख्या n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होगी। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 9 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करिए। पहले तो 9 का क्यूब है तो 9 विषम संख्या का योग होगा। अब इसकी पहली विषम संख्या निकाल लें तो हम बाकी 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में इसको लिख लेंगे। तो पहली विषम संख्या कैसे निकालेंगे? तो 9 का क्यूब है तो 9 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 ये आता है 73। तो पहली विषम संख्या मिल गया 73, बाकी काट लिख लीजिए 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 सबको जोड़ के रूप में लिख दीजिए। अब अभी हम लोग घन के बारे में समझे थे, अब हम लोग समझेंगे घनमूल को। घनमूल क्या होता है? तो देखिए 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, ऐसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इस 1 को हम बोलेंगे कि इसका घनमूल कितना है? 1। 8 को बोलेंगे 8 का घनमूल कितना है? 2। समझिएगा यहाँ पे 2 का क्यूब है 8, ठीक है, तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2। 27 का घनमूल कितना? 3। 64 का घनमूल कितना? 4। 125 का घनमूल कितना? 5। समझ गए? तो घनमूल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई प्राकृत संख्या n का घनमूल एक प्राकृत संख्या m कहलाता है। कब? जब n बराबर m क्यूब, मतलब n का घनमूल m कहेगा। कब कहेगा? जब m का क्यूब n आ रहा है। अभी जैसे बताएं 8 बराबर 2 क्यूब, तो 8 का घनमूल कितना? 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8। समझ गए? तो किसी संख्या n के घनमूल को संकेत में इस तरह से सूचित करते हैं। तो यदि n बराबर m क्यूब है तो हमको m निकालना है, मतलब n का घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों लिखते हैं, चलिए उसको भी समझते हैं कि हम इसी तरह संकेत में क्यों लिखते हैं घनमूल को। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये संख्या लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? a हो गया, कर्णीगत इसको बोलते हैं या रेडिकैंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। यहाँ n क्या हो गया? तो इंडेक्स हो गया, कर्णी का घातांक हो गया, ठीक। और कर्णी किसको बोलते हैं? इस पूरी संख्या को हम कर्णी शड बोल देते हैं। ये क्या है? ये किस चीज़ का साइन है? तो ये रेडिकल का साइन है, जिसको रूट भी हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम लोग रेडिकल साइन या रूट बोलते हैं। अब रूट कौन सा होगा ये डिसाइड करता है कर्णी का घातांक इंडेक्स, कि ये स्क्वायर रूट होगा कि क्यूब रूट होगा कि कौन सा रूट होगा, मतलब वर्गमूल है कि घनमूल है, क्या है। तो इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखें इस संख्या को, तो देखिए यहाँ a का पावर 1 है, तो घातांक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a का पावर 1/n। समझ गए? जहाँ a क्या है? आधार है, और 1/n क्या है? घातांक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेडिकल और शड को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं कर्णी चिन्ह या मूलक। तो रेडिकल इस साइन को कहते हैं जिसका उपयोग किसी संख्या का मूल, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल आदि निकालने के लिए किया जाता है। इस साइन को ही हम लोग बोलते हैं रेडिकल या फिर रूट बोल देते हैं। जैसे यहाँ रूट x है, ये क्यूब रूट x है, में जो ये जो साइन है उसे ही हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। जनरली हम लोग इसको रूट का साइन बोल देते हैं। अगर यहाँ 3 लग गया तो क्यूब रूट हो गया, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर रूट हो गया। समझ गए? अब कर्णी क्या होता है? तो जब किसी संख्या का रेडिकल पूरा नहीं निकाला जा सकता, रेडिकल या रूट पूरा नहीं निकाला जा सकता, उसका उत्तर एक अपरिमेय संख्या आता है तो उसे बोलते हैं कर्णी। तो समझिए यदि किसी संख्या का रूट पूरा नहीं निकल रहा है, चाहे वो कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, और पूरा नहीं निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शड बोलते हैं। जैसे रूट 2, ये पूरा 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो ये शड हो गया। रूट 3 पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता तो ये शड हो गया। क्यूब रूट 5 का पूरा क्यूब रूट नहीं निकल सकता, घनमूल नहीं निकल सकता 5 का, तो ये शड हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का क्यूब रूट 1 है, 8 का क्यूब रूट 2 है, मतलब 8 का घनमूल 2 है, 27 का घनमूल 3 है, 64 का घनमूल 4 है, 125 का घनमूल 5 है। तो ये कैसे निकला?
तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8 को देखिए तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और हम आपको बताए थे कि ऐसे अगर इंडेक्स में 3 रहे तब इसको पावर में 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 2 का पावर 3 पहले से है, तो 2 का पावर 3 हो गया, और पावर 1/3 करेंगे तो पावर पावर गुना हो जाएगा, तो कट के कितना आ गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पर अगर इंडेक्स में n रहेगा तो पावर में कितना लिख सकते हैं, 1/n। यही कारण है कि a का पावर m है और इंडेक्स में n है तो उसको पावर में m/n लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो अभी आपको बताएं कि इसको लिखते हैं पावर में 1/n, और यहाँ है n, a का पावर m। तो देखिए तो a का पावर m हो गया और पावर में 1/n हो गया। पावर में पावर है तो पावर पावर आपस में गुना, तो कितना हो गया, a का पावर m/n। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 2 का पावर 3/3, मतलब 2 का पावर 1, मतलब कितना, 2। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि 729 का क्यूब रूट बताइए, यह भी हम आपको बताएं कि क्यूब रूट का ये साइन है, घनमूल का ये साइन है, तो 729 का घनमूल बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है 729, तो ये 3 से 3 ख़त्म, कितना बच गया, 9। और ये 3 से 3 हम क्यों काटे, इसलिए डायरेक्ट काट दिए कि इसको हम लिख सकते हैं 9 का पावर 3/3, 3/3 कितना, पावर में 1, मतलब ये यही संख्या। तो यहाँ पे काटना नहीं होता है, ऐसे कि ऐसे कट जाता है, ये इस तरह से होके आता है, इसलिए हम बता दिए कि ऐसे 3 से 3 ख़त्म हो गया। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए कि 343 का क्यूब रूट बताइए, घनमूल बताइए, तो आप क्या लिखिएगा, 7 के पावर 3, यहाँ इंडेक्स में 3, ठीक है। तो आपको ऐसे काटना नहीं है, आपको मन में सोच लेना है कि ये 3 से 3 ख़त्म, आपको डायरेक्ट लिख देना है 7। समझ गए। अब देखिए अब क्या है कि जिस संख्या का घनमूल मतलब क्यूब रूट पूरा पूरा निकल सकता है उसे परिपूर्ण घन या पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे 1, 8, 27, 64, 125 इत्यादि पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इनका घनमूल पूरा पूरा निकल जाता है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का क्यूब है तो वो संख्या पूर्ण घन कहलाती है। वही सेम चीज़ ही है। जैसे कि यदि कोई संख्या m है, ये किसी संख्या का क्यूब है, तो ये m कहलाता था पूर्ण घन। सेम चीज़ यही है कि यदि हम इस m का घनमूल निकालें और पूरा पूरा निकल जाए तो ये m क्या होगा, पूर्ण घन। तो एक ही बात हुआ। तो आगे से यदि किसी संख्या को पता करना है पूर्ण घन है या नहीं है तो उसका घनमूल निकाल दीजिए, अगर पूरा पूरा निकल गया तो पूर्ण घन है, या फिर वो किसी संख्या का अगर क्यूब है, घन है, तो पूर्ण घन है। दोनों एक ही बात है। अब एक प्रॉपर्टी है कि यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो तो a और b का घनमूल बराबर a का घनमूल गुने b का घनमूल, मतलब कि a और b का क्यूब रूट बराबर a का क्यूब रूट गुने b का क्यूब रूट। कहने का मतलब कि यदि दो संख्या है, दोनों को एक साथ गुना करके क्यूब रूट निकालिए, घनमूल निकालिए, या फिर दोनों को अलग अलग क्यूब रूट निकाल के गुना करिए, दोनों बात बराबर है। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे दे दिया कि 8 गुने 27 का घनमूल निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का घनमूल गुने 27 का घनमूल, मतलब क्यूब रूट 8 गुने क्यूब रूट 27। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि इसको हम ऐसे इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो LHS में क्या है, 8 गुने 27 का घनमूल, तो 8 गुने 27 क्या होता है, 216। 216 क्या हो गया, 6 का क्यूब, कितना आ गया, 6। RHS में क्या है, 8 का घनमूल गुने 27 का घनमूल अलग अलग कर दिए, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2, और 27 का घनमूल कितना, 3, कितना आ गया, 6। तो दोनों साइड बराबर आ रहा है, मतलब अगर कोई संख्या गुना में और घनमूल में है तो उसको हम अलग अलग घनमूल निकाल के गुना कर सकते हैं। अब है घनमूल का आकलन। मतलब यदि कोई संख्या दिया हुआ है और वो एक पूर्ण घन संख्या है तो उस संख्या के घनमूल को बिना गुणनखंड किए सीधे तौर पर आकलन करके कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया हुआ संख्या के सबसे दाईं ओर के अंक से प्रारंभ करते हुए 3 अंक पर मार्क कर लेंगे। तो ये जो 3 अंक पर मार्क करेंगे ये क्या देगा हमको, ये घनमूल के इकाई अंक को बता देगा। इससे हम लोग निकाल लेंगे कि घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। फिर बाकी बची संख्या से दहाई या सैकड़ा के अंक का आकलन किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इकाई के अंक को पता करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। क्या
यहाँ पे देखिए कि 1 है, ठीक, तो 1 का घनमूल कितना 1, 8 का घनमूल कितना 2, 27 का घनमूल कितना 3। बेसिकली ये क्यूब है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इसी को हम ऐसे लिख दिए कि 343 का घनमूल कितना 7, 512 का घनमूल 8, 729 का घनमूल 9, 1000 का घनमूल 10। अब ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ देखिए संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 1, संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2, संख्या का इकाई अंक 7 है यहाँ पे तो घनमूल का इकाई अंक 3। मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई में 7 मिल जाएगा, 3 3 होती है 27, 7 इकाई अंक आ गया। संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का इकाई अंक 4, संख्या का इकाई अंक 5 तो घनमूल का इकाई अंक 5, संख्या का इकाई अंक 6 तो घनमूल का इकाई अंक 6, संख्या का इकाई अंक 3 तो घनमूल का इकाई अंक 7, संख्या का इकाई अंक 2 तो घनमूल का इकाई अंक 8, संख्या का इकाई अंक 9 तो घनमूल का इकाई अंक 9, संख्या का इकाई अंक 0 तो घनमूल का इकाई अंक 0। तो यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि अगर इकाई अंक में 8, 7 और 3, 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संख्या का इकाई अंक है वही घनमूल का इकाई अंक है। देखिए तो है ना। और ये 8, 7, 3, 2 में भी अगर संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2, और यदि संख्या का इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक 8। मतलब अगर संख्या का इकाई अंक 8 तो घनमूल का इकाई अंक 2, और संख्या का इकाई अंक 2 तो घनमूल का इकाई अंक 8। इसी तरह अगर संख्या का इकाई अंक 3 तो घनमूल का इकाई अंक 7, अगर संख्या का इकाई अंक 7 तो घनमूल का इकाई अंक 3। तो यहाँ से हमको इकाई अंक निकालना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर आपसे हम पूछें कि संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, तो 2। अगर संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 8। अगर संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 7। अगर संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 3। और बाकी अगर पूछ दें संख्या का इकाई अंक 4 तो घनमूल का भी 4, संख्या का इकाई अंक 5 तो घनमूल का भी 5, संख्या का इकाई अंक 6 तो घनमूल का भी इकाई अंक 6, संख्या का इकाई अंक 9 तो घनमूल का भी इकाई अंक 9। क्लियर है। तो अब देखिए हम लोग बिना कोई गुणनखंड के डायरेक्ट कैसे घनमूल आकलन करके निकालेंगे। यहाँ पे है कि 32,768 का घनमूल आकलन द्वारा बताइए। ठीक, तो हम बताए थे क्या कि सबसे पहले सबसे दाएं ओर से 3 अंक मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिए, 768 हुआ। अब इसका 768 का इकाई अंक कितना है, 8 है। तो संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। अभी बताएं, संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का 2 होगा। ठीक है। अब ये 3 अंक मार्क करने के बाद कौन सा संख्या बच गया हमारे पास, 32। अब देखेंगे कि 32 किसके किसके घन के बीच में है, तो 3 का घन और 4 के घन के बीच में है, मतलब 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है। तो घनमूल का दहाई अंक कितना हो जाएगा, 3। अगर 2 के क्यूब और 3 के बीच में रहता तो घनमूल का इकाई अंक 2 हो जाता। तो यहाँ से हमको क्या निकला, घनमूल का इकाई अंक निकल गया, घनमूल का दहाई अंक निकल गया, तो घनमूल का संख्या निकल गया। तो 32,768 का घनमूल क्या होगा, 32। यानी कि 32 को 3 बार गुना करेंगे तो 32,768 मिल जाएगा। चलिए इसका हमको घनमूल बताइए आकलन द्वारा। तो हम पहले दाईं ओर से 3 अंक मार्क कर लिए। यहाँ संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 4 रहेगा। और ये 3 अंक मार्क करने के बाद हमको संख्या कौन सा बच गया, 592। हम बोले थे कि 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा कंठस्थ। अगर आप याद किए होंगे तो आपको पता रहेगा कि 592 जो है 8 का क्यूब और 9 का क्यूब के बीच की संख्या है। तो दहाई अंक हमको मिल गया कितना, 8। तो इकाई अंक 4, दहाई अंक 8, संख्या हो गया 84। तो इतना का घनमूल कितना आ गया, 84। तो देखिए तो बड़ी सी बड़ी संख्या का घनमूल हम लोग बिना गुणनखंड किए निकाल ले रहे हैं। चलिए इसको बनाइए खुद से आप लोग। 4096 का घनमूल आकलन द्वारा बताना है। तो लास्ट से दाईं ओर से 3 अंक पर हम मार्क कर लिए। तो 3 अंक पर मार्क करने के बाद क्या आया, 096। तो यहाँ इकाई अंक संख्या में 6 है तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 हो जाएगा। अब मार्क करने के बाद कौन सा संख्या बच गया, 4। तो 4 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो दहाई अंक भी हमको मिल गया कितना, 1। तो इकाई अंक 6 और दहाई अंक 1, तो संख्या कितना, 16। तो इसलिए 4096 का घनमूल कितना, 16। 16 को 3 बार गुना करेंगे 4096 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग आकलन द्वारा घनमूल निकालना सीख गए कि बिना गुणनखंड किए डायरेक्ट कैसे आप घनमूल निकाल पाइएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि घनाभ का भुजा दिया हुआ है और बताना है कि घन बनाने के लिए ऐसा कितना घनाभ लगेगा,
तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है एक घनाभ की भुजाएं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक, 3 भुजा दे दिया, मतलब लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गया। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसा कितना घनाभ को इकट्ठा करना होगा। तो इस तरह का कितना घनाभ लगाएंगे कि ये एक घन बन जाए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो घनाभ का भुजा हमको पता है, तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ से निकल गया घनाभ का आयतन कितना, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूँकि हमको घन बनाना है तो यहाँ पे संख्या है 2, तो अगर यहाँ 2 का क्यूब होता तब नहीं पूर्ण घन होता। तो 2 का क्यूब बनाने के लिए हमको इसमें 2 गुने 2 से गुना करना होगा, तब ना यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि इसको एक पूर्ण घन बनाने के लिए हमको कितना ऐसा और घनाभ लगेगा, 4 घनाभ लगेगा। क्योंकि समझिएगा यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि 2 दूनी 4 और गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब, यही हुआ ना। और 2 सेंटीमीटर क्यूब एक घनाभ का आयतन है, तो मतलब इसको घन बनाने के लिए हमको ऐसा 4 घनाभ की ज़रूरत पड़ेगा। 4 से गुना कर रहे हैं, मतलब कितना घनाभ चाहिए, 4 घनाभ चाहिए, तब जा कर के एक घन बनेगा और उसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए इसको हम लोग विजुलाइज करते हैं कि कैसे 4 घनाभ मिलकर एक घन बनाएगा और उसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो देखिए यहाँ पर यह एक घनाभ है। ठीक है, अब यदि हम ऐसा 4 घनाभ ले लें तो देखिए 1 घनाभ, 2 घनाभ, 3 घनाभ, 4 घनाभ है। सेम घनाभ है 4 गो। अब चारों को हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो घन बनता है कि नहीं बनता है। दूसरा घनाभ जोड़ दिए, तीसरा घनाभ जोड़ दिए, चौथा घनाभ जोड़ दिए, 4 घनाभ जोड़ दिए। तो देखिए तो ये लंबाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 1 था, यहाँ से यहाँ 1, तो 1 1 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 था, यहाँ से यहाँ 1, तो ये लंबाई कितना, 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर था ही, तो घनाभ का आयतन कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए तो हम इन चारों घनाभ को जब मिला दिए, जोड़ दिए, तो ये एक प्रॉपर घन बन गया है। देखिए है ना।